नमस्कार दोस्तों। भारत एक ऐसी भूमि जहां विविधता हमारी ताकत है। हमारा देश विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं से भरपूर है और यही विविधता हमें मजबूत बनाती है। लेकिन कभी-कभी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो हमें हमारी एकता और सम्मान पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देती है। हाल ही में बेंगलुरु में सोनू निगम के साथ जो हुआ, वो इस बात का मिसाल है कि हमें अपनी एकता को बनाए रखना चाहिए, न कि इसे भाषा की राजनीति से तोड़ देना चाहिए। दोस्तों, कुछ दिन पहले गायक सोनू निगम बेंगलुरु में एक कॉन्सर्ट में गए। वो प्रदर्शन कर रहे थे। जब एक दर्शक ने उन्हें कन्नड़ में गाना गाने के लिए दबाव डाला, तो सोनू निगम ने शांति से जवाब दिया कि यह एकता का मुद्दा है और अगर हम भाषाओं को लेकर इतना सख्त रुख अपनाएंगे, तो फिर इतने विविध देश को हम कैसे चला पाएंगे। वो जब असहज हुए, तो पूरे देश में एक भाषा को लेकर एक विवाद छिड़ गया। कर्नाटका प्रांत के लोगों में ने इस बात को भाषा की लड़ाई से जोड़ दिया और बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या भी इस लड़ाई में कूद पड़े। उनका कहना था कि भाषा को सीखना कोई गलत बात नहीं है। जो कन्नड़ में काम करेगा, जो कर्नाटका में काम करेगा, उसे कन्नड़ आनी चाहिए। तब फिर इसके जवाब में सोनू निगम ने कहा कि अगर हम भाषाओं को लेकर इतना सख्त रुख अपनाएंगे, तो क्या हमें कन्नड़ा फिल्मों को हिंदी में डब करने और उसे पूरे देश में रिलीज करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सोनू निगम ने बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या से सवाल किया कि अगर हम इतनी सख्त भाषा नीति लागू करेंगे, तो फिर क्या आप जिस भी प्रांत में अपने दल बीजेपी के लिए प्रचार करने जाते हैं, भारत के अन्य हिस्सों में, अन्य राज्यों में, तो क्या आप गुजरात में जाएंगे तो गुजराती भाषा में प्रचार करेंगे? आप बिहार में जाएंगे, आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, तो क्या तेजस्वी सूर्या भोजपुरी और मैथिली में प्रचार करेंगे? और क्या यह सचमुच व्यवहारिक है? क्या तेजस्वी सूर्या अपने गुजरात के नेताओं को, जब वो कर्नाटका आएंगे, तो अपने गुजरात के बीजेपी के नेताओं से कहेंगे कि आप कन्नड़ में बात कीजिए, कन्नड़ में भाषण दीजिए? नहीं कहेंगे ना। तो यह सवाल फिर किसी कलाकार से क्यों, रोजी रोटी कमाने गए किसी भी इंसान से क्यों, चाहे वो बैंक का कि वो मैनेजर हो जिन्हें बाध्य किया गया कन्नड़ में बात करने के लिए, चाहे सोनू निगम हो, चाहे बैंगलोर में पूरे देश से लोग आते हैं। आईटी का हब है बैंगलोर और पूरे देश से जो भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है और आईटी फर्म में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करता है, वो कभी ना कभी अपने जीवन काल में एक बार बैंगलोर के किसी न किसी कंपनी में वो जरूर काम करता है। तो अगर आप अलग अलग प्रांतों के लोगों पर यह बाध्यता डालेंगे कि क्या आपको कन्नड़ा बोलना होगा अगर आपको बैंगलोर में रहना है या कर्नाटका में रहना होगा, तो ये जाति है। क्योंकि आप भी कहीं और रहते हैं, आप भी कहीं देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं, बैंगलोर के लोग, कर्नाटका के लोग। तो जब उन पर यह बाध्यता डाली जाएगी, तो आपको कैसा लगेगा? और साथ ही साथ बैंगलोर एक आईटी हब है। वहां पर विदेशों की कंपनियां आई हुई हैं। अंग्रेजी में लोग क्लाइंट्स बात करते हैं। तो क्या आप क्लाइंट्स को भी कहोगे कि आप कन्नड़ में बात करें, कन्नड़ में अपनी रिक्वायरमेंट दें? नहीं कहोगे ना, बस इसलिए क्योंकि आपको उनसे पैसा मिलता है। तो वहां पर आपने चुप्पी साध ली है, क्योंकि बैंगलोर आईटी हब आज नहीं बना, पिछले 20-25 साल से बैंगलोर में आईटी चल रहा है और आईटी में अंग्रेजी ही भाषा है। आईटी फर्म में अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। तो उस जगह आप एक अलग रुख अपनाते हैं। और जब कोई आम कलाकार जिसपे आप अपनी धौंस जमा सकते हैं, या फिर आप रोटी रोजी के लिए आपके शहर में गया कोई देश का अन्य प्रांत का व्यक्ति जिस पर आप अपनी धौंस जमा सकते हैं, उसे आप मजबूर करते हैं, ये कहां से न्याय है? और आप सोच कर देखिए कि ये कितना इम्प्रैक्टिकल है कि अगर कोई अधिकारी एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होता है, खास करके बैंक कर्मी की अगर हम बात करें, क्योंकि पिछला विवाद जो था वो बैंक मैनेजर को लेकर ही था। एक बैंक कर्मी हर 6 महीना, साल भर पे उसका ट्रांसफर होता है, देश के अन्य अन्य राज्यों में, अन्य अन्य हिस्सों में वो काम करता है। तो क्या उसे हर साल एक नया भाषा सीखना चाहिए? और क्या यह संभव है? हाँ, ठीक है, अगर उसकी रुचि है, उसका इंटरेस्ट है सीखने का। और यह मेरा भी सुझाव है कि अगर आप सीख सकें,
ताकि आपको भी अपने काम में आसानी होगी, खास करके जिनका पब्लिक डोमेन में जिनका काम रहता है, तो आपको भी आसानी होगी अगर आप सीख ले। लेकिन कोई बाध्यता डालना, कोई मजबूर करना उन्हें या धमकी देना, ये पूरी तरह से गलत है। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है और ना ही संविधान किसी पर यह थोपता है या किसी को बाध्य करता है कि आप अगर राज्य देश के किसी अन्य राज्य में जाते हैं तो उस राज्य की भाषा को आपको सीखना होगा। ये कहीं से भी बाध्यता हमारा संविधान नहीं देता है और हमारा देश चलेगा तो संविधान से। आइए हम कुछ उदाहरणों पर भी विचार करें। हाल ही में एक बैंकर को कन्नड़ में बात करने के लिए मजबूर किया गया। क्या यह सही है कि किसी को भी अपनी भाषा सीखने के लिए दबाव डालें, खास करके अगर वो अन्य राज्य से आया हो? क्या आपको लगता है कि अधिकारी जो दिल्ली से तमिलनाडु ट्रांसफर हुआ है, क्या वो वहां की स्थानीय भाषा को इतनी जल्दी सीख पाएगा और अगले ही साल फिर से उसका ट्रांसफर हो जाना है? यह तो पूरी तरह से कष्ट देने वाली बात है, जाति करने वाली बात है। और अगर हम तेजस्वी सूर्या की पार्टी लाइन को देखें तो हमें याद रखना चाहिए कि अमित शाह जी ने तमिलनाडु में हिंदी को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन हुए। अगर हिंदी भाषा को अनिवार्य करने पर लोग विरोध कर सकते हैं तो क्यों एक राज्य में कन्नड़ को अनिवार्य करने के लिए बात की जा रही है? एक तरफ आप पूरे देश में हिंदी को चलाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप कई पार्टी के सांसद कन्नड़ा में सोनू निगम ने गाना नहीं गाया तो उस पर इतना विरोध प्रदर्शन किया। कनाडा में एक बैंक एम्प्लॉय ने बात नहीं करी तो आपने इतना विरोध जताया। तो ये दोहरी नीति है। एक और क्या यह देश की एकता को खतरे में नहीं डाल रहा? हम सभी को समझना होगा कि लोग विभिन्न राज्यों से आकर बड़े शहरों में रहते हैं, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल। अगर आपके शहर को छोड़कर चले जाएं तो क्या आपके शहर की अर्थव्यवस्था टिक पाएगी? क्या आपके होटल, आपके किराने की दुकान, रेस्टोरेंट, छोटी छोटी सेवाएं चल पाएंगी? अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि आपको ईश्वर ने और आपकी परिस्थितियों के कारण ऐसा माहौल बना कि आपका राज्य आज विकसित है, तो इस पर गुरूर नहीं करें, तो इस पर घमंड करके दूसरे को छोटा ना दिखाएं। आपका राज्य हमारे भारत का हिस्सा है और हमें बेंगलोर के आईटी हब बनने पर गर्व है। हमें महाराष्ट्र के अर्थव्यवस्था का हब बनने में गर्व है। जब महाराष्ट्र को इकोनॉमिक सेंटर ऑफ इंडिया कहा जाता है तो हमें गर्व होता है। आप यह सोच कर देखिए कि क्या आप ये सोच सकते हैं कि अगर ये सारे लोग जो अन्य प्रांत के अन्य राज्यों से आपके प्रदेश में आए हैं, अगर ये आपके शहर को छोड़कर चले जाएं क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, इस कारण से आप ऐसी बातें करते हैं। किसी इकोनॉमिस्ट से पूछिए कि बाहर से जब लोग आते हैं तो किस तरह से आपके शहर की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है, चाहे वो टूरिज्म के लिए हो, अगर वो रहने के लिए आए हो या पढ़ने लिखने के लिए आए हो। वही देखिए, यूरोपियन कंट्रीज हमारे भारत के बच्चों को बुलाने के लिए कितना प्रयास करती है अलग अलग, और ये आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत बना हुआ है यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, जब हमारे भारत के बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं। इसी तरह बैंगलोर में, कर्नाटका में, चेन्नई में, देश के अन्य हिस्सों से लोग पढ़ने आते हैं, वहां रहते हैं, रूम रेंट पर लेते हैं, रोजाना खर्च पूरे आपके शहर को मिलता है। हजारों लाखों की तादाद में रहने वाले बाहर के लोग आपकी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इस बात को समझिए। बस एक तरफा ज्ञान रखकर और बाहर के लोगों को हर बार इस तरह से अपमानित करना, ये कहीं से भी न्याय नहीं है। क्या आप अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को इन लोगों पर निर्भर नहीं मानते? और अगर नहीं मानते तो ये आपकी गलतफहमी और आपकी समझ की कमी है। और ये वो पक्षी हैं, अगर आप बार बार दुत्कारोगे और अगर ये आपका आशियाना एक बार छोड़कर चले गए, आपकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इसलिए पूरे देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखने के लिए, सबको सौहार्दपूर्ण माहौल में रखने के लिए प्रेम की बात करें, सबको एक साथ लेकर चलने की बात करें। किसी की समझ के कारण अगर वो प्रांतीय भाषाओं को किसी पर थोप रहा है तो आपके नेता होने का मतलब यह है कि आप उसे समझाएं, न कि उसकी आवाज में आवाज मिलाकर गलत चीज का बढ़ावा दें। हम सभी चाहते हैं कि हर भाषा को उसकी अहमियत, उसकी मान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, हम सबकी इच्छा है। पर साथ ही साथ
जो लोग आपके शहर में आए हैं उनको भी सम्मान से जीने का पूरा हक है। भारत को दुनिया में अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। हम सभी को अपनी पहचान और भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की भाषाओं का, रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिए और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ चलने के रास्ते अपनाने चाहिए। कन्नड़, हिंदी, तमिल या बंगाल, यह सभी की आवाज महत्वपूर्ण है। हमें किसी भी भाषा को दबाव या बल से नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि हमें उससे सम्मान के साथ रखना चाहिए। भारत की ताकत उसकी विविधता में है और हम सब मिलकर इसे और मजबूत बना सकते हैं। हमारी असली ताकत हमारी एकता में है और यह एकता भाषाओं और जातियों के बीच नहीं बल्कि भारतीयता में है। आइए हम सब इस विविधता को सम्मान दें, गले से लगाएं और इसे हमारी एकता का प्रतीक बनाएं। जय हिंद, जय भारत।